हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। सो आज हम लेक्चर लेने वाले हैं केस स्टडी का दूसरा लेक्चर, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट 6D केस स्टडी है हमारा, उसका सेकंड लेक्चर हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। कुछ चार केसेस हमारे 3-4 केसेस बाकी है, केस नंबर 4, 5, 6 एंड 7, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 6D केस स्टडी के लिए पहले आपने पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ठीक से पढ़ा होना चाहिए मेरे साथ में, मेरे क्लास में। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है तो केस स्टडी सॉल्व करने में काफी दिक्कत होगी। ऐसे सिचुएशन में प्लीज अवॉइड करना कि आप अगर इसको देखते हो तो इन चीजों को आप डीपली एनालाइज ना करो। जब आप डीपली एनालाइज करो, जब आप खुद पढ़ो, फिर उसके बाद में केस स्टडी देखो तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, साथ में अगर आपको केस स्टडी सेशन 1 की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, प्लीज आप उसके थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं केस स्टडी नंबर 4। ऑलरेडी केस स्टडी 1 पार्ट जब रिलीज किया था तो मैंने इसके लिए रूल्स दिए थे कि केस स्टडी पढ़ने की आदत आपको लगनी चाहिए। हालांकि लास्ट सेशन के बाद मेरे को कुछ क्वेरीज आई कि सर केस स्टडी आप पढ़ो ना पढ़ो पर एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केस स्टडी के वो बताया करो। सो ऑब्वियसली अभी मैं आपको चाहूंगा कि आप पहले केस स्टडी पढ़ोगे, ये लेक्चर पॉज करके पूरा का पूरा केस स्टडी नंबर 4 जो हमारे बुक में दिया है, ये हमारे बुक के केस स्टडी है। सो कोई भी प्लीज इसका पीडीएफ वगैरह ना मांगे, ये आपको हेल्प नहीं करेगा एनीवेज, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ क्लास। सो पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले इसका केस स्टडी 4 पूरा पढ़ो, फिर उसके बाद में इस केस स्टडी में से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है वो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इससे केस स्टडी 2 बार रीड हो जाएगा और अल्टीमेटली हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव कर पाएंगे। सिर्फ केस स्टडी नंबर 4 में आपने ये चीज याद रखनी है, कुछ पोर्शन आपको डिलीट करना है। जो पोर्शन केस स्टडी 4 के सेकंड पेज पे है, केस स्टडी 4 पे सेकंड पेज पे वो रिपीट हुआ है, केस स्टडी 4 का जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर ये आएगा। दैट इज अल्बर्ट और अल्बर्ट जॉन से लेके आपने एरिया डिलीट करना है टिल मॉरल इथिक्स एट बे, ये वर्डिंग तक के आपने इसको डिलीट करना है। ये रिपीट हुआ है, ये पहले ही कुछ पैराग्राफ्स है जो जैसे के वैसे रेप्लिका कॉपी पेस्ट रिपीट हुए हैं, तो इसको डिलीट करके पढ़ना। अभी डिलीट कर लो, पहले वापस बोलता हूं चाहिए तो। ठीक है, पेज नंबर 8.18 के ऊपर सेकंड पैरा अल्बर्ट जॉन से, अल्बर्ट जॉन से तो नीचे जहां पे आपको दिखेगा कि XUV 500 वगैरह वर्डिंग्स आपको दिखेंगे, ऐसे XUV 500 3 BHK फ्लैट, ऐसा ये वर्डिंग दिखेंगे, वो पैराग्राफ तक के दैट इज इथिक्स एट बे तक के आपको डिलीट करना है। फिर ये पूरे केस स्टडी को पढ़ना है। सो प्लीज पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। सो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो, सो आई गेस आपने पॉज किया होगा और केस स्टडी आपका पढ़ के हुआ होगा। सो अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के केस स्टडी के। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां पे ये आता है दैट इज ऑफ फेमा। जो अल्बर्ट जॉन है बेटा, वो ट्रैवलिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है और उसने बाद में स्मगलिंग वगैरह करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फेमा का, जिसके अंदर उन्होंने पहले ही लिखा है जो टूरिस्ट के लिए नॉन बैंकिंग चैनल से वो पैसा वगैरह अरेंज करता है, तो फेमा का सबसे पहला यहां पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। फिर उसने प्राइवेट कंपनी वगैरह बनाई, दैट इज ऑल डिफरेंट। फिर उसके बाद में एक ज्वेलर से उसकी पहचान हुई अल्बर्ट जॉन की। उसके बाद में उन्होंने उसको प्रपोज किया कि गोल्ड बिस्किट्स 1 करोड़ के हम यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां एक एस्पेक्ट आ जाता है PMLA का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का, कि भाई किसी से आपने गोल्ड बिस्किट्स लिए, अगर आप उसको बिना डिस्क्लोज किए किसी को देते हो तो स्मगलिंग एक्टिविटी हो जाता है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टर आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ये चीज यहां पे आएगी। तीसरा, इंडियन करेंसी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करने का उन्होंने एक रेफरेंस लिया है, तो वो रेफरेंस हमने अंडरलाइन करके रखना चाहिए, यहां पे भी PMLA आएगा। फिर उसके बाद में कन्वर्टिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू लेजिटिमेट मनी, यहां पे भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का आएगा। फिर मैंने आपको डिलीट करने के लिए बोला था, वो एरिया हमने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद में अल्बर्ट जॉन ने एक लड़की को पकड़ा जो थी एयर होस्टेस। ठीक है, तो स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट बना होगा आपका इमीडिएटली। जो थी एयर होस्टेस, नाम था नीतू, उसको पकड़ के उसके थ्रू स्मगलिंग करने की कोशिश की जिंदगी के अंदर। नीतू ने एक बार तो पूरा स्मगलिंग कर दिया, पर बाद में नीतू का भांडा फूट गया, जिसके थ्रू उसने अल्बर्ट जॉन का और सबका नाम बोल दिया। जैसे ही अल्बर्ट जॉन और सबका नाम बोल दिया, इनके घर पे रेड होना शुरू हो गई। अल्बर्ट जॉन के घर पे रेड हुई, 24 किलो सोना मिला उसके XUV 500 के अंदर। फिर उसके बाद में उसके पास और भी चीजें मिली, जैसे 5 सिल्वर पाउचेस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स के पाउचेस मिले, मतलब नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, 3 साल से 10 साल की जेल, 5 लाख तक का फाइन, ये चीजें आएगी। फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट 1.25 करोड़ का मिला। फिर उसके बाद में
राजस्थान में प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी थी उत्तराखंड में जो उसके नाम पे नहीं थी, तो बेनामी प्रॉपर्टीज का एक और रेफरेंस यहां पे आ जाएगा अगर आपने केस स्टडी अच्छे से पढ़ा होगा तो। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टर इनके पीछे लग गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने चिमनाबाई को भी कॉन्फिस्केट, चिमनाबाई के यहां पे भी काउंटरफिट करेंसी वैल्यूइंग टू 40 करोड़ मिला नियरली। 7 BHK उसके विला के अंदर उन्होंने रेड मारी तो 30 डायमंड रिंग मिली 30 करोड़ की। उसके बाद 5 करोड़ के वॉचेस मिले, मतलब ये इतना सारा पैसा मिला। 46 करोड़ का वैल्यूएशन, टोटल 6,562 करोड़ के सेमी प्रीशियस मूवेबल स्टोन्स वगैरह मिले। नीचे 3,600 करोड़ तक के स्विट्जरलैंड के अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ करेंसी मिला। मतलब ये तो बहुत बड़ा केस हो गया जिंदगी के अंदर। फिर उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को पीछे लगाया, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने क्या किया। फिर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर पास हुआ। प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी 180 डेज तक का आप ऑर्डर पास कर सकते हो। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का उसको अटैच कर दे तो उसके बाद में प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, कॉन्फिस्केट नहीं होगी। मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्फिस्केशन का डिफरेंस बताया है। अटैचमेंट में पोजीशन एंजॉय कर सकता है जिसकी प्रॉपर्टी है, कॉन्फिस्केशन में जिसकी प्रॉपर्टी है वो पोजीशन एंजॉय नहीं कर सकता। ये चीज हमने ऑलरेडी देखी हुई है। फिर उसके बाद में हम नीचे गए और फिर हमारा केस स्टडी खत्म हो गया। अब मैंने हमेशा आपको रूल बोला है कि केस स्टडी पढ़ने के पहले भी आप केस स्टडी के कई सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसे सवाल है जिसके लिए केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही ऐसे सवाल होते हैं जिसके ऊपर केस स्टडी पढ़ने की जरूरत होती है। अब जैसे पहला सवाल यहां पे जो लिया है, ये केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है इसलिए लिया है। सो फर्स्ट सवाल मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, ठीक है। आई गेस केस स्टडी के मेन इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने हाईलाइट करके दिए हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और केस स्टडी पढ़ने की आदत बेटा आपको होनी चाहिए। कई सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कमेंट्स में, सर आप केस स्टडी पढ़ो, केस स्टडी पढ़ो। मैं तो जिंदगी में 10 साल से केस स्टडी पढ़ पढ़ के परेशान हूं, मास्टर भी हो गया, सब हो गया, लेकिन एग्जाम मेरी थोड़ी है। दर्शन खड़ी थोड़ी ना, दर्शन खड़े थोड़ी ना सीए बनने वाला है 500 बार तुमने एग्जाम देने के बाद। तो केस स्टडी पढ़ने की आदत तो तुम्ही को होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अगर आपको स्टार्टिंग में केस स्टडी पढ़ के दे दूं ना, आपको आदत लगेगी, फिर केस स्टडी को तरफ देखने का स्टीरियोटाइप आपका चेंज होगा। अगर मैंने पहले ही ये हाइलाइट्स बोल दिए होते केस स्टडी के कि ये हाइलाइट्स है, तो आप केस स्टडी को उसी एंगल से देखते थे जिस एंगल से मैंने आपको बताया है। हालांकि आपको एग्जाम में पहले से एंगल बना के रखना ही हानिकारक हो सकता है बच्चों। पहले आपने केस स्टडी खुद पढ़ना चाहिए, खुद का एक स्टीरियोटाइप बनना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप खुद सॉल्व करने वाले हो, मैं नहीं आने वाला। इसलिए पहले आप पढ़ते जाओ, फिर उसके बाद में मैं उस चीज को पूरा हाईलाइट करके देता हूं कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपने स्ट्रेस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पसारा भी है इसके अंदर लिखते हैं, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, whether 2 BHK flat owned by Albert but rented out can be considered to have derived from proceeds of crime? नहीं। जो 2 BHK फ्लैट अल्बर्ट के पास पहले था, ये उसने क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू करने के पहले से बनाया था और उस वजह से ये फ्लैट हम क्रिमिनल एक्टिविटी से आया हुआ नहीं मानते, जिस केस में इसका आंसर रहेगा नो, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड। क्लियर है। दूसरा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सर्व रिटर्न नोटिस ऑफ नॉट लेस देन, और बोला गया है कितने डेज का, तो 30 डेज का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिटर्न नोटिस फाइल करना चाहिए नीतू के ऊपर। कॉन्फिस्केशन के लिए पीएमएलए में लिमिट देके रखी है, तो 30 डेज मार्क कर लिया। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल, होल्ड, आफ्टर प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज कंफर्म बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, द डायरेक्टर शॉल फोर्थविथ टेक, अब यहां पे डायरेक्टर शॉल फोर्थविथ, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी is confirmed by adjudicating authority, the director shall forthwith, डायरेक्टर क्या करेगा। अब देखो यहां अटैचमेंट है, कॉन्फिस्केशन नहीं है। अब मेरे को इसके अंदर वो आंसर दिखा ही नहीं जो बेसिकली होना चाहिए। अटैचमेंट को उन्होंने अलाउ किया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अटैचमेंट को अलाउ किया है, कॉन्फिस्केशन को नहीं। जब अटैचमेंट को अलाउ करते हैं तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ अटैच होती है, वो पोजीशन एंजॉय कर सकता है। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से कॉन्फिस्केट द अटैच प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, टेक अ पोजीशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकता, सीजर ऑफ अटैच प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये तीनों के तीनों कॉन्फिस्केशन के एरियाज है। नॉर्मली हम प्रॉपर्टी अटैच करने पे सिर्फ प्रॉपर्टी लिखवा लेते हैं, हम उसका पोजीशन एंजॉय करने से नहीं रोकते हैं। तो आंसर मेरे हिसाब से लॉजिकली होना चाहिए नन ऑफ अबव, पर उन्होंने आंसर दिया है आईसीआई ने कि आंसर बी होना चाहिए, टेक अ पोजीशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। तो अब ऑप्शन नहीं, आपको बी ही लिखना पड़ेगा बेटा। लॉजिकली मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन में फर्क है। अटैचमेंट में आप प्रॉपर्टी लिखवा लेते हो, कॉन्फिस्केशन के अंदर हम प्रॉपर्टी को सीज करते हैं, फिर सामने वाला पर्सन उसका पोजीशन एंजॉय नहीं कर सकता। बट अब उन्होंने बी बोला है तो मुझे बी बोलना पड़ेगा, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चिमनाबाई सस्पेक्ट टू इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग एंश्योर्स दैट ही इज प्रोहिबिटेड टू
ट्रांसफर द अटैच प्रॉपर्टी, कन्वर्ट अटैच प्रॉपर्टी, डिस्पोज द अटैच प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ अबव। और ये मतलब होता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट का मतलब ना ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही कन्वर्ट, ना डिस्पोज, पर पोजीशन आप ही के पास रहेगा। हालांकि अब देखो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टिंग दिए। ऊपर अटैचमेंट को उन्होंने टेक अ पोजीशन बोला और यहां पे उन्होंने बोला कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, कन्वर्ट और डिस्पोज नहीं कर सकते, हालांकि पोजीशन उसी के पास रहेगा। तो ये गलतियां इंस्टीट्यूट करती है। अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से आना पड़ेगा, बिकॉज मार्क्स तो आपको मैं नहीं देने वाला। अ कंप्लेंट विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ कितना डेज आपने फाइल करना चाहिए? तो नॉर्मली आपने कंप्लेंट फाइल करना होता है बेटा 30 डेज में। सो ऑप्शन नंबर 5 का आंसर सी है, ठीक है। सो 30 डेज में। नेक्स्ट 6 वाला, if on conclusion of the trial by judicial special court the guilt of the Neetu Albert and Chimnabai Patel is proved, it shall be made order to freeze a property, confiscate attached property, seize a property, none of the above। तो आंसर है बच्चों कॉन्फिस्केशन, बिकॉज अटैचमेंट के बाद नेक्स्ट चीज कॉन्फिस्केशन होती है। फ्रीजिंग मतलब जो जहां है वही रुक जाए। फ्रीजिंग इज अ काइंड ऑफ थिंग जो अटैचमेंट से सिनोनिमस है, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, ये वर्ड हम इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में लेते हैं। कॉन्फिस्केशन मतलब हम पूरे तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, यहां हम इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई बी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लेते हैं बी। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना। फिर चिमनाबाई पटेल वॉज फाउंड to have been in possession of counterfeit Indian currency, which is schedule offense belonging to क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर द अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द एक्ट 19 द इंडियन पिनल कोड, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नन ऑफ द अबव। बड़े क्लोज ऑप्शन है, बड़े क्लोज ऑप्शन है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, इंडियन पिनल कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इसके लिए आपने पीएमएलए का टेबल पढ़ना चाहिए। और जहां तक मेरे को पता है काउंटरफिटिंग द करेंसीज ये इंडियन पिनल कोड का ऑफेंस है, आईबीसी का ऑफेंस है। आप एक बार चाहिए तो चेक करना, मैं एंट्री नंबर भी बोलता हूं, पीएमएलए में आना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, वहां मैंने एंड में पीएमएलए के टेबल्स दिए हैं। अगर आपको याद होगा तो आपकी बुक के अंदर पीएमएलए के हमने सबसे एंड में टेबल्स दिए हैं। उसके अंदर इंडियन पिनल कोड, जहां तक मेरे को याद है, मेरे हिसाब से आंसर वही होगा। इंडियन पिनल कोड में काउंटर फिटिंग ये देखना, पहले तो 255 आईपीसी में 255, 257, उसके बाद में 259 तक के ये है, 260 तक के ये है, 255 से 260 तक के ये है। और उसके बाद में काउंटर फिटिंग द करेंसी मैंने देखा था, इसी के अंदर था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में तो काउंटर फिटिंग का कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर भी काउंटर फिटिंग करेंसी का कुछ नहीं लिखा है। सो आई गेस ऊपर 255 से लेके 259 दैट इज 260, फिर उसके बाद में आप आ जाओगे इंडियन पिनल कोड में, तो वहां पे दिया है 475, 476, 481, 482, 483, 484। तो काउंटर फिटिंग की जितनी भी चीजें है ना, हाँ, और 488 काउंटर फिटिंग द करेंसी नोट्स 488 में है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 488 चाहिए, तो वहां लिख के रखो, मतलब आगे कंफ्यूजन ना हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इंडियन पिनल कोड में 488 इसके अंदर ये दिया हुआ है, काउंटर फिटिंग करेंसी एंड करेंसी नोट्स। ठीक है, ठीक है, दफा 488 आर्टिकल नंबर या सेक्शन नंबर 488। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले सब जन। वेरी गुड, लेट्स गो। An offense specified in Part B of schedule shall considered as a schedule offense under PMLA if it involves the value of the offense is
मोर देन 1 करोड़, ये तो कब का चेंज हो चुका है ना, पॉइंट नंबर सी, 8 का सी, हाँ बराबर है। चलो 1 करोड़ तो ये सबको पता है कब का चेंज हुआ है, पहले 30 लाख था, बाद में 1 करोड़ अमेंडमेंट, एक 2 अटेम्प्ट पहले ही मैंने बता दिया था। बोथ राजकरण एंड संजू आर टू बी कंसिडर्ड एज बेनामीदार बिकॉज दे आर फिक्टिशियस पर्सन हु हैव नॉट मेड द पेमेंट ऑफ द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टीज। पहले तो ए, फिर पर्सन इन हुज नेम बेनामी प्रॉपर्टीज हेल्ड, नहीं, पर्सन हैव देयर लैंड, ये एक्चुअली तीनों के तीनों होनी चाहिए, ए बी सी तीनों होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। 10 वाला, ठीक है, और देख लो 9 का डी बराबर है, ठीक है। 10 वाला, एनी प्रॉपर्टी फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग कैन नॉट बी प्रोविजनली अटैच्ड बाय डायरेक्टर फॉर मोर देन 180 डेज। 180 डेज तो सबको पता है, 10 का डी, हाँ डी है, चलो वेरी गुड। सो ये हो गया एमसीक्यू। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एज पर द फैक्ट अल्बर्ट थ्रू लैंडेड मनी लॉन्ड्रिंग through laundered money purchased 3 BHK. Suppose the said flat was purchased him jointly on his and his wife name, Nilima George. Examine the light of the Prevention of Money Laundering Act following situation. Will Nilima be liable for holding such a joint property? If property is claimed by the person other than whom the notice has been issued, discuss the legal position. अब ये बेनामी प्रॉपर्टीज की तरफ थोड़ा सा जा रहा है और साथ में नीलिमा लायबल हुआ क्या, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब ये चीज के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर जरा एक बार पढ़ना, मैं इसके हाइलाइट्स बना के देता हूं कौन कौन सी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। सर्वर नोटिस नॉट लेस देन 30 डेज, हालांकि पूछा तो नहीं है। सो नीलिमा विल ऑल्सो बी सर्व्ड विथ अ नोटिस, बोला गया है इन्होंने, नीलिमा के ऊपर भी नोटिस जाएगा। सो नीलिमा विल ऑल्सो बी लायबल फॉर होल्डिंग अ जॉइंट प्रॉपर्टी, ये आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग का। जॉइंट स्टेट में भी आप लायबल होते हो। इफ द प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय पर्सन अदर देन हुम द नोटिस हैज बीन इशूड, सच अ पर्सन शॉल बी गिवन अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू प्रूव प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्वड इन द मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर है आंसर सबको, हाँ है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं, आ जाइए। Suppose Mr. X, a non-resident Indian, purchased a flat of the Albert in India for 50 lakh and paid 30 lakh by account pay check on his own and rest in cash. The registry done at the value of 30 lakh, which was paid. Discuss the nature of the transaction. Albert was assigned by the Chimna Bai to deliver counterfeit currency notes to a close friend. अच्छा, 2 सवाल है, तो पहले का नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली 20 लाख का जो अमाउंट है वो तो आपने छुपाया, वो तो कैश में दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में आप लायबल हो जाओगे और ये ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। सो इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा और इसको बेनामी ट्रांजैक्शंस के अंदर खींचा जाएगा, क्योंकि 20 लाख का तो अमाउंट आप बता ही नहीं रहे ना, तो स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर पे नहीं हो रही है, साथ में आपका इनकम भी रिड्यूस होकर दिख रहा है, तो बेनामी ट्रांजेक्शन्स में आएगा। दूसरा बी वाला उन्होंने पूछा है सवाल, बी पे जाते हैं। अल्बर्ट वॉज असाइन्ड बाय चमना बाई to deliver counterfeit currency notes to one of his close friend, Hong Kong, for which hefty commission was fixed by the Chimna Bhai. Discuss whether the said act is considered money laundering, who shall be liable for the commission of money laundering. State whether maintenance of foreign currency account in India, outside India by Albert permitted under FEMA due to the nature of his business. हाँ, वो अकाउंट तो रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक उससे कोई इलीगल ट्रांजेक्शन ना करे। तो सबसे पहले काउंटरफिटिंग द करेंसी नोट्स लायबल टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्वियसली होता है बेटा ये, एंड हेंस अल्बर्ट एंड चिमना भाई आर द फ्रेंड्स हांगकांग, ऑल द सेड टू बी लायबल टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बिल्कुल ये लायबल होगा। कोई भी करेंसी नोट्स को अगर आप काउंटरफिट करते हो, डुप्लीकेट बनाते हो या गलत करते हो, तो ऐसे केस में पीएमएलए अट्रैक्ट होता है। दूसरा, मैंने बोला है ऑलरेडी, फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया और आउटसाइड लेना अलाउड है, परमिसिबल है, प्रोवाइडेड आप उससे इलीगल एक्टिविटी ना कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है, आ जाइए। Chimna Bhai was a person resident in India. He was different business units as to manufacturing and designing a jewelry in Hong Kong, which is owned by him. How will you determine whether a particular business units of the Chimna Bhai is a person resident in India under foreign exchange? अगर उसका बाहर यूनिट है और वो इंडियन पर्सन है तो पीआरआई है, तो फेमा के डेफिनेशन में बोला है आर्टिफिशियल पर्सन के, सो पीआरआई जरूर होगा। सपोज ब्लू सफायर प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट हैज अ यूनिट ऑफ कटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स formed to be used jewelry in headquarters in Mumbai. It has a branch in Dubai which is controlled by headquarters in Mumbai. Again PRI PRO का सवाल, मुंबई का जो हेड ऑफिस है उसे हम पीआरआई कहेंगे, वो अगर दुबई ब्रांच को कंट्रोल करता है उसको भी पीआरआई कहेंगे। तो ये जो तीनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसके आंसर्स आप ठीक से पढ़ लीजिए। गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन, लेट्स गो। ये अगर हो गया है तो मैं जा रहा हूं अभी नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर, केस स्टडी नंबर 5। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, इस बार तो मैंने केस स्टडी पहले पढ़ा, पर जैसे मैं हमेशा बोलता हूं पहले क्वेश्चन रीड कर लेने चाहिए बच्चों केस स्टडी के। क्वेश्चन रीड करके एक स्टीरियोटाइप बन जाता है, एक समझ में आता है कि मेरे को केस स्टडी कौन से एंगल से देखना है। सो केस स्टडी नंबर 5 में वी विल डू द सेम थिंग। वैसे ये कितने गया, हाँ, केस स्टडी नंबर 5 में हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे, जो जो सॉल्व हो सकते हैं वो सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद में हम जाएंगे केस स्टडी के ऊपर, ठीक है। फिर हम उसको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उसके हाइलाइट्स बताऊंगा, फिर उसके वापस एक बार क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 बार देखना हो जाएगा, केस स्टडी भी 2 बार देखना हो जाएगा। सो आ जाइए, केस स्टडी में पेज नंबर है आपका, बताता हूं मैं, 8.24। सब जन 8.24 पे आ जाइए। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले 8.24 पे केस स्टडी है, उसके जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो 8.27 से होते हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेमिटेंस वुड रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब देखो हमने केस स्टडी नहीं पढ़ा है, तो हम ये देखते हैं क्या बिना केस स्टडी पढ़े भी आंसर्स आ सकते हैं। बिल्कुल आते हैं। नियरली केस स्टडी में से 10 सवालों में से 4-5 सवाल तो डायरेक्ट होते हैं, जिसके लिए केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। देखना यही प्रूव हो जाएगा। मैंने पहले लेक्चर में भी ये किया है, अभी भी ये करूंगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रेमिटेंसेस वुड रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी चीजों को प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगेगा? डोनेशन एक्सीडिंग 0.5% ऑफ एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ $40 40 लाख विच एवर इज लेस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये तो डोनर एम्प्लॉयमेंट वाला है, लेकिन डोनर एम्प्लॉयमेंट की लिमिट 0.1% और $5 मिलियन है। ये गलत लिमिट है, इसलिए इसको तो अप्रूवल नहीं लगेगा। कमीशन, ये आरबीआई वो है ना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बाद 5 ट्रांजेक्शन जो आर्टिफिशियल पर्सन के लिए आरबीआई का अप्रूवल लगता है। कमीशन पर ट्रांजेक्शंस टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स एंड कमर्शियल प्लॉट्स, वो $25,000 या तो फिर 5% ऑफ द कमीशन वाला लिमिट है। यहां 20,000 और 4% बोला है, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी आरबीआई अप्रूवल नहीं लगेगा। रेमिटेंस एक्सीडिंग $10 मिलियन पर, 10 लाख पर प्रोजेक्ट। 10 लाख पर प्रोजेक्ट मतलब 1 मिलियन हुआ, 1 मिलियन हुआ ये। हाँ, इसको ठीक से देखना। सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैसे भी लिमिट 10 लाख है, मतलब 1 मिलियन है, तो ऑब्वियसली आरबीआई का अप्रूवल इसके लिए लगेगा। पहले से टिक करके रखा था मैंने। रेमिटेंस ऑफ 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया और $90,000, 4% इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, वो तो 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और $1 लाख है, तो नीचे वाले के लिए भी अप्रूवल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर है सी। अब देखो केस स्टडी नहीं भी पढ़ा तो स्टिल वी नो की क्या आंसर है। ठीक है, अगला वाला, मिस्टर ओपी बिस्ट डज नॉट अपीयर फॉर रजिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू पुणे। चलो इसका तो हम केस स्टडी के ऊपर ही डिपेंड है, तो केस स्टडी के बाद देखेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड सॉफ्टवेयर वुड रिक्वायर फर्निश अ डिक्लेरेशन अंडर फेमा 1999। फेमा में नीचे दिए गए गुड्स के लिए डिक्लेरेशन लगेगा। ठीक है, सो गुड्स इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए डिक्लेरेशन नहीं लगता। पब्लिसिटी मटेरियल सप्लाइड फ्री ऑफ पेमेंट नहीं लगता। गिफ्ट अकंपनीड बाय डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट 6 लाख, 5 लाख के ऊपर की गिफ्ट के लिए लगता है, मतलब इसके लिए डिक्लेरेशन लगेगा। अनअकंपनीड पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रैवलर्स, इसके लिए अनअकंपनीड है, साथ में भी नहीं है, तो डिक्लेरेशन देने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद में अब देखो 2 केसेस हमने सॉल्व कर लिए बिना केस स्टडी देखे। अगला, an exporter received an advance payment against the export from the foreign buyers is required to make the shipment of the goods within कितने दिनों में शिपमेंट ऑफ गुड्स। एडवांस पेमेंट के खिलाफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर पड़ा है, एडवांस पेमेंट है, कितने सालों के अंदर देना चाहिए? 1 साल के अंदर गुड शिप करनी चाहिए, और नहीं किया तो लिबोर प्लस हमको 100 बेसिस पॉइंट का नियरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर आपको याद होगा तो। सो 1 ईयर के अंदर शिप करनी चाहिए, स्ट्रेट अवे है बच्चों। 9 मंथ्स के अंदर पेमेंट आना चाहिए, 1 ईयर के अंदर गुड शिप करने चाहिए। ठीक है, An Indian resident outside India is permitted to transfer agricultural property in India to any resident। सिर्फ रेसिडेंट इंडियन ही एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। 5 का ऑप्शन ए होना चाहिए, देखते हैं। 5 का ऑप्शन ए है, 4 का ऑप्शन सी होना चाहिए, सी है। बराबर जा रहे हम। देखो बिना केस स्टडी पढ़े सिर्फ 5 में से एक सवाल है जो हमको नहीं आया, मतलब पहले तो आपने केस स्टडी पढ़नी ही नहीं चाहिए, पहले तो आंसर दे देने चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज परचेस ऑथोराइज्ड डीलर by resident individual, it remains unspent, need to be surrendered to a dealer within 180 days। रेसिडेंट इंडिविजुअल है और सरेंडर करना चाहता है तो 180 डेज है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आना चाहिए। लेट्स सी 6 का ऑप्शन क्या है? डी। बहुत बढ़िया, सही चल रहे हैं। इन केस ऑफ वैल्यूइंग ऑफ 5 लाख डिक्लेयर्ड बाय एक्सपोर्टर एंड सेंट बाय वे ऑफ गिफ्ट टू एन इंपोर्टर। गिफ्ट क्या है? एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नीड नॉट बी अप टू 5 लाख बोला है ना, अप टू 5 लाख, तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन
नीड टू बी फर्निश्ड, गलत है। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन डिड नॉट बी फर्निश, ये सही है। नीचे पढ़ते हैं फर्निश डिक्लेरेशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन, ये भी गलत ऑप्शन है। फर्निशिंग एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी 7 का बी है क्या, देखिए बहुत सही, शानदार। द टर्म मोरेटोरियम इन द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, देखो 7 में से एक सवाल है जो सिर्फ केस स्टडी के ऊपर डिपेंड है, बाकी तो आंसर ऐसे ही आ रहे हैं। 8, द मोरेटोरियम इन द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड मीन्स टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, period or declared by NCLT during which no action can be taken against company or its asset or the company। उसके बाद में मेरा ऑप्शन कटा है तो मैं थोड़ा सा बुक में से देखता हूं। ऑप्शन डी क्या लिखा है, 8 क्या लिखा है सी में, सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड और डेटर्स ऑपरेशन नहीं, ऑर्डर इशूड बाय एनसीएलटी प्रोहिबिटेड एक्शन अगेंस्ट द क्रेडिटर। अब 8 का ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए बी, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट कंपनी। 8 का क्या है आंसर, बीच है, बहुत बढ़िया, काम पीरियड हम इसको कहते हैं बी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना क्यों हैंग हो रहा है बीच में ये, अरे बंद भी हो गया, शुरू भी हो गया, चलो फिर 9th वाला, इज इट पॉसिबल फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन टू एक्वायर रिमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। हाँ इट इज पॉसिबल सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ आरबीआई, सी 9 का सी होना चाहिए। बट इन्होंने सब्जेक्ट टू नहीं, इट इज पॉसिबल बोला है, बट एक्चुअली लॉजिकली सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ आरबीआई होना चाहिए, क्योंकि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम तक के तो अलाउड है, उसके बाद में आरबीआई का परमिशन लगता है, पर इन्होंने ऑप्शन दिया है बी, तो आपने बी ही मानना ऑप्शन, क्योंकि आपको आईसीआई ही मार्क्स देने वाला है। पर मेरे हिसाब से सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ आरबीआई होना चाहिए, क्योंकि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आरबीआई ने अलाउ किया है उसके, और वो कम भी हो सकता है, और उसके बियॉन्ड भी आपको आरबीआई का परमिशन लगता है। बट एनीवेज नीचे 10th वाला केस, ठीक है। As per the Insolvency Bankruptcy Code, interim resolution professional approved by committee of creditors, interim resolution professional approved by committee of creditors can never be replaced until conclusion of नहीं, has been fixed for नहीं, can be replaced with 75% voting power, decision of board can be replaced। पर ये 75% बचा नहीं ना, अभी तो 66% हो गया है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो यहाँ चेक कर लो 66% के हिसाब से ही वो चेंज हो सकता है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इन्होंने क्या बोला है, सी नहीं, यहां 66% होना चाहिए, तो जाके ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ये चीज को मार्क कर लो, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव सवाल। डिस्क्रिप्टिव सवाल पढ़ने के पहले आई गेस मुझे ऐसे लगता है आप केस स्टडी पढ़ लीजिए, क्रॉस कीजिए, केस स्टडी पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका हाईलाइटेड एरिया बताऊंगा केस स्टडी का जो काम में आएगा, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। डन, ओके। आपने शायद केस स्टडी पढ़ा होगा, तो मैं इसका हाईलाइट कर दूं। केस 2 लोगों के बारे में है, एक तो शकुंतला बिष्ट के बारे में केस है, साथ में उसका बेटा जो है उसके बारे में केस है, जो नियरली पूना आया है कंपनी में काम करने के लिए, जिसका नाम है वरुण, ठीक है। यह 2 लोगों के बारे में केस है। पहले तो सबसे पहले वरुण ने हिंजवाड़ी में फ्लैट वगैरह लिया, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। फिर शकुंतला भी एक्सपोर्ट करती थी, कुछ गुड्स इंपोर्ट करती थी, उसके लिए उसको इंपोर्ट के लिए पेमेंट करने होते थे, वो भी उसने सही तरीके से किए। उसको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता था, वो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फाइल करती थी, बिल ऑफ एक्सचेंज लेती थी, बैंक से उसको डिस्काउंट करवाती थी, और पैसा लिक्विडिटी क्रंचेस खुद के फुलफिल कर लेती थी। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा है कि एक्सपोर्ट वैल्यू 50% नॉर्मली उनको मिल जाता था, बचा हुआ एक्सपोर्ट वैल्यू 9 मंथ्स के अंदर मिल जाता था। सो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली हमें 9 मंथ्स के अंदर पूरा पेमेंट मिल जाना चाहिए, जो ऑलरेडी बोला है। फिर उसके बाद में बोला है
इन अदर केस शी वुड फाइल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू। फिर उसके बाद में उन्होंने एक फ्लैट लिया, ये मेंशन किया है। फ्लैट में से वरुण ने फ्लैट लिया है, फ्लैट का टोटल वैल्यू कुछ तो भी 62,35,000 था, 62,35,000, जिसमें से वरुण ने खुद के सेविंग्स में से समथिंग दिए 30 लाख, 20 लाख का वरुण ने लोन किया और 12,35,000 उसके फादर से लिए। पर फ्लैट के एग्रीमेंट के ऊपर उसके फादर का नाम नहीं था, तो यहां बेनामी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि फादर ने पैसे देने के बाद भी उनका उसके ऊपर नाम नहीं है। फिर फ्लैट रेंट किया, फिर वरुण को बाहर से एक जॉब ऑफर आया जो बहुत अच्छा था, तो वरुण वहां शिफ्ट हो गया और यहां फ्लैट लीज के ऊपर डाल दिया। उसके बाद में गुड्स सेल किए यूएसए में उसके बिश्त ने, तो उसके खिलाफ पेमेंट के लिए पूछा गया है। फिर उसका रमन करके उसका दोस्त था जो कैनरा बैंक में था, जिसको आना था, तो उनको 12,000 रुपए प्राइवेट विजिट के लिए, मतलब उसका फ्रेंड भी इन्वॉल्व किया गया है वरुण का, जो विजिट करने के लिए जा रहा है वरुण को, और उसको $12,000 मिले हैं। फिर उसके पास भी उसमें से कुछ पैसा बच गया ऐसा बोलते हैं। ये इधर पूरा एक फालतू पैराग्राफ देकर रखा है जिसमें वो कहां कहां घूमे ये लिखा हुआ है, जिसका कोई सेंस नहीं है। फिर उसके बाद में अनस्पेंड अमाउंट $3,500 का बचा है, जो 180 दिन के अंदर देना पड़ता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी बॉस्टन डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट सच एक्वाजिशन और ट्रांसफर। इमूवेबल प्रॉपर्टी बॉस्टन का क्या होगा ये डिस्कशन किया है। अब इसमें से हमारा एक बचा था सेकंड एमसीक्यू जो था केस स्टडी के ऊपर डिपेंडिंग, उसको लेते हैं। मिस्टर ओपी बेस्ट name does not appear on the register paper relating to Pune for purchase of Varun through contribution of 12,35,000 towards cost of appointment. Is it बेनामी transaction? Yes, of course, क्योंकि उनका खुद का नाम नहीं है, बेनामीदार वरुण हो जाएगा और उसके फादर जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन के इन्वोक करने वाले हो जाएंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव सवाल, एनालाइज फॉलोइंग सिचुएशन। Forex dealer is an authorized person within meaning of the Foreign Exchange Management Act. Reserve Bank of India issued certain directions to the said authorized person to file a certain return which it fails to file. Authorized person का फेलियर है। Authorized person अगर फेल होता है तो आपको पता होगा सेक्शन 11 से लेके सेक्शन नंबर 13 में 10 से लेके 12 में ऑथोराइज पर्सन डिस्कस करते हैं, जिसमें उसको पेनल्टी है 10,000 पर डे, 10,000 प्लस 2,000 पर डे। साथ में रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन हो सकता है फेमा में। ये ग्रुप 4 में भी मैंने पढ़ाया था, 6D में भी पढ़ाया है। मिस्टर शेखर रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड आफ्टर दैट वेंट अब्रॉड। 150 दिन रहा फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17, फिर बाहर चला गया। बोले ही केम बैक ऑन 1 अप्रैल 2017 एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वुड बी रेसिडेंशियल स्टेटस? ऑब्वियसली पीआरओ है, बिकॉज पिछले साल 150 दिन था। एक इंस्टीट्यूट ने पेपर 4 के मॉड्यूल में एक जगह पे 180 दिन से नीचे, 182 दिन से नीचे, उसको भी पीआरआई बोल दिया है। इंस्टीट्यूट पागल है, 182 दिन के नीचे सीधा पीआरओ होता है। गलतियां इंस्टीट्यूट करती है तो उस क्वेश्चन को इग्नोर करना, पेपर 4 में है। लेकिन प्रिंटेक्स कंप्यूटर सिंगापुर बेस्ड कंपनी ऑफ सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम हो रहा है। हेडक्वार्टर्ड इन द पुणे, तो हेडक्वार्टर जो पुणे का है वो होगा पीआरआई, और अगर दुबई के ब्रांच को कंट्रोल कर रहा होगा तो ऑब्वियसली ये भी पीआरआई ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी ये पेपर 4 वाला सवाल उठा के रखा है, तो इनको केस स्टडी के ऊपर सवाल नहीं बताते आ रहे। केस स्टडी तो उन्होंने स्टोरी पढ़ने के लिए दी, बचे हुए सब सवाल तो अजीब जा रहे हैं सबके सब। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों सवाल में से कोई भी डिस्क्रिप्टिव सवाल ये केस स्टडी के ऊपर है ही नहीं, ये तो सीधा आप सॉल्व कर सकते हो बिना केस स्टडी के नॉलेज के। आगे, examine reference to the Foreign Exchange Management Act whether these are restriction respect of following: drawal of foreign exchange for payment due for depreciation of direct investment or ordinary course of business। no restriction वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, याद है। 2 ट्रांजेक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, डेप्रिसिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड amortization of loan। कुछ याद आया? amortization prepayment of loan। a person who is resident in USA several years is planning to return to India permanently can continue to hold investment made by him in securities issued by companies in USA। हाँ कर सकता है, पर मुझे लगता है यहां का एक इन्होंने आंसर डिस्प्यूटेड दिया है तो हम उसको जरूर पढ़ेंगे। तीसरा, a person resident outside India proposed to invest the shares of the Indian company engaged in construction of farmhouses। investment in farmhouses allowed नहीं, investment in the business of farmhouses allowed नहीं है। real estate and farmhouses के अंदर ये allowed नहीं है। a person who is resident of Canada is planning to acquire immovable property in Mumbai। resident of Canada, अगर ये PRI है तो इंडियन प्रॉपर्टी ले सकता है, इंडियन प्रॉपर्टी कोई भी ले सकता है, एग्रीकल्चर वगैरह। PROI है तो ये इंडियन प्रॉपर्टी ले सकता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में। अबाउट दैट इसको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। क्लियर है? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख लग रही है। ठीक है, आगे
एनालाइज फॉलोइंग, मतलब देखो पहले दो डिस्क्रिप्टिव सवाल बिना केस स्टडी के नॉलेज के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई लेन देन ही नहीं है, तो केस स्टडी पढ़ के क्या फायदा। एनालाइज फॉलोइंग सिचुएशन अंडर रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। मिस्टर राम बुक्ड 4 BHK फ्लैट अंडर गेटवेज प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज अंडर सुपरविजन ऑफ मिस्टर पंकज। मिस्टर पंकज विदाउट टेलिंग द अलॉटीज रेसिड्यू नंबर of the rooms from 4 to 3, whether this allowed, क्या क्या केस स्टडी का के ऊपर सवाल रेरा का पूछ लिया, क्या सेंस है, मतलब मेरे को समझ में नहीं यार, केस स्टडी बना रहे मजाक कर रहे हैं जिंदगी के अंदर। विदाउट टेलिंग द अलॉट, क्या बोलो अभी इसके ऊपर, लिखो उसके आंसर तो देने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है जिंदगी में। विदाउट टेलिंग अलॉटीज 4 to 3 रूम्स उसने कर लिए। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अलॉटी, ये कंप्लेन कर सकते हैं रेरा अथॉरिटी के पास में। 4 BHK फ्लैट अंडर फ्लोर वैली प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 crore। द प्रोजेक्ट अंडर सुपरविजन शाम, मिस्टर शाम पुट अ कंडीशन टू पे 50 lakh एज एन एप्लीकेशन फी बिफोर एंटरिंग इनटू रिटर्न एग्रीमेंट विद द सेल ऑफ 10% ही आप एप्लीकेशन फीस ले सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा एप्लीकेशन फी लेना अलाउड नहीं है। मैं चाहूंगा इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पढ़ लो और जो मैंने बोला है सही है कि चेक कर लो, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। चलो पढ़ लिया सबने आंसर्स, बहुत बढ़िया। जाते हैं केस स्टडी नंबर 6 के ऊपर, और जैसा हमारा प्रोसीजर रहा है, पहले सवाल देख लेंगे, फिर उसके बाद में लगा तो केस स्टडी पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं जो बिना केस स्टडी पढ़े ही आप आंसर कर सकते हो। अभी तो हमने जस्ट देखा, जीता जागता एग्जाम्पल देखा हमने उसका, ठीक है, फिर लगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो केस स्टडी 6 का ये है सवाल पेज नंबर 8.34 पे, सो प्लीज आ जाइए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर्स आपको देने हैं। डिफॉल्ट अंडर आईबीसी इज सेड टू बी ऑकर्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, डेट बिकमिंग ड्यू एंड पेबल, ऑफ कोर्स ये तो होना ही चाहिए। नॉन पेमेंट ऑफ द डेट, ये भी होना चाहिए। लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम विच इज ड्यू,
इसके बाद कोई संबंध ही नहीं है। सो ए, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, चेक कर लो, बहुत बढ़िया, सही है। इन केस ऑफ केस स्टडी, पीएनबी इनिशिएटेड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट एमएमपीएल फॉर डिफॉल्ट। मतलब ये केस स्टडी बेस्ड है, पर जहां तक मेरे को लग रहा है इन्होंने वर्ड दिया है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ऑब्वियसली ऑपरेशनल क्रेडिटर तो नहीं रहेगा, तो ये पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट डेटर नहीं, बिकॉज कॉर्पोरेट डेटर है एम। देखो कैसा आप लॉजिक कैसे लगा सकते हो, मतलब सही दिमाग चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो देखो ये कॉर्पोरेट डेटर हुआ, पीएनबी बैंक है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर तो हो नहीं सकता, मतलब ना ही कॉर्पोरेट डेटर ना ही ऑपरेशनल क्रेडिटर। रिजोल्यूशन अप्लीकेंट ये तो हो नहीं सकते, ये तो कंपनी के खुद मेंबर्स होने चाहिए। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का हमने बेसिकली अंडरस्टैंडिंग देखा है डेफिनेशन में, जिसके अंदर कंपनी के इंटरनल पर्सन ही अलाउड है, मतलब बचा फाइनेंशियल क्रेडिटर, और सूट भी होता है पीएनबी इज अ बैंक इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो मेरे हिसाब से टेंटेटिवली सी होना चाहिए, लेट्स सी केस स्टडी देखने के बाद, बट होना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है और ऐसे तुक्के लगाने तो आप लगा सकते हैं, समय कम है तो। तीसरा, इफ द गुड्स अगेंस्ट विच, मतलब देखो पहले दो सवाल तो अपन ने बिना केस स्टडी के सॉल्व कर लिए। गुड्स अगेंस्ट विच एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन बायर और नॉट शिफ्ट विद इन 1 ईयर। एडवांस पेमेंट मिला है बेटा एक्सपोर्ट के खिलाफ, नॉट शिफ्ट विद इन 1 ईयर भी है बेटा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड एग्जिस्ट नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ द शिपमेंट, shall be refunded with reasonable time without prior approval of RBI, shall be refunded within 1 year from the date of receipt of advance payment without prior, shall be refunded within 1 year from the date of receipt of advance payment without approval of RBI। क्या with the prior approval of RBI बोला है यहां पे, और यहां पे without prior approval of RBI, shall be refunded after 1 year from the date of receipt of advance payment on the basis of reasonable cause। तो मुझे यहां पे लगता है कि शॉल बी रिफंडेड विद इन 1 ईयर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई बोला है, बिकॉज आरबीआई ने ही गाइडलाइंस दिए, तो क्लॉज नंबर बी। सो तीसरा भी सवाल हम सक्सेसफुली सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीजर का डायरेक्ट सवाल है, कोई टेंशन नहीं है, केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। पीएनबी, अब हम इसको तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिंदगी में ऑलरेडी मान चुके हैं। थ्रू एन असाइनमेंट एग्रीमेंट असाइंड हियर द डेट टू एक्स ट्रस्ट, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने खुद के डेट्स असाइन कर दिए किसको, एक्स ट्रस्ट को। तो अब फाइनेंशियल क्रेडिटर एक्स ट्रस्ट हो गया। एक्स ट्रस्ट फाइल्ड अ पिटिशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी अगेंस्ट एमएमपीएल, सेट करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ कंपिटेंसी ऑफ एक्स ट्रस्ट। एक्स ट्रस्ट इज नॉट कंपिटेंट फॉर एप्लीकेशन हट, एक्स ट्रस्ट इज बीइंग ऑथोराइज्ड बाय पीएनबी टू फाइल एप्लीकेशन हट, एक्स ट्रस्ट कैपेसिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर टू फाइल एफिडेविट। सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, 4 का सी। देखो बिना केस स्टडी पढ़े आंसर सही आ रहे जिंदगी के अंदर, और क्या चाहिए तुमको, उसके बाद नहीं केस स्टडी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आप समझो अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है तो दिस इज द बेस्ट वे। पहले सवाल सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में जो जो बचते हैं उसके हिसाब से सिर्फ केस स्टडी पढ़ना। एज पर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी 2016 resolution plan is prepared by is submitted to for examination and submission to for approval। resolution plan is prepared by committee of creditors adjudicating authority। मैं मेरे यहां कटा है तो बुक में देखता हूं, रुकिए बुक में से पढ़ना पड़ेगा मेरे, रुकी जाओ। ओके, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिजोल्यूशन प्लान बनाती है, एडजुडी नहीं उल्टा है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर चलो बनाती है माना, लेकिन फिर रिजोल्यूशन फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सीक्वेंस तो गलत है ये वाला। बी, रिजोल्यूशन अप्लीकेंट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये हो सकता है, माइट बी, पर एक्चुअली रिजोल्यूशन एप्लीकेंट प्लान तो बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको पास करता है, फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर उसको अप्रूव करती है। सो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, हाँ सी वाला में को लग रहा है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिजोल्यूशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये भी नहीं है, तो आई गेस एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी। एक बार मॉडल आंसर में देखिए, सी ही होना चाहिए। एक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता था, कमिटी ऑफ 4 लोग बोलते हैं ना, तो 4 लोगों के हिसाब से कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, सॉरी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बिकॉज एंड में रिजोल्यूशन प्लान तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव करती है। सो ये 4 फेज में होना चाहिए था, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, देन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर एंड देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पर 3 ही दिए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सी है। फिर आगे 6th वाला देखो, बिना केस स्टडी पढ़े 5 सवाल हो गए, और क्या चाहिए जिंदगी में।
A maximum duration during which appointment of interim resolution professional valid is not exceeding. ये पहले 30 डेज हुआ करता था, पर अभी ये ऑप्शन गलत है. अभी इन्होंने सी बोला होगा ना, तो गलत है, क्योंकि अप टू अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हुआ है. देखो 6 का सी बोला है, दिस शुड बी अप टू, लिख के रखो, अप टू अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या अमेंड हुआ है. अप टू अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तक के वो हो सकता है. इन केस स्टडी एक्सपेंसेस, देखो 6 सवाल सॉल्व कर लिए बिना केस स्टडी पढ़े, और क्या चाहिए जिंदगी में तुमको. इन केस स्टडी द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट शॉल बी बॉर्न बाय एमएमपीएल. 7 का ए होना चाहिए. डी पीएनबी फाइनेंशियल क्रेडिटर देता है क्या एक्सपेंसेस, एक बार चेक करना. डी डी डी, हाँ फाइनेंशियल क्रेडिटर था, माय मिस्टेक. डी ही होना चाहिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर देगा. ठीक है. उसके बाद में इन केस स्टडी कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूटेड दिस टाइम. कमिटी ऑफ क्रेडिटर एमएमपीएल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17 मार्च. टाइम लिमिट विद इन विच फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज. 30 डेज या 7 डेज. 7 डेज होना चाहिए. 7 डेज होता है ना. 30 डेज में तो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट होता है वहां से 7 डेज के अंदर होना चाहिए. तो 17 मार्च से 7 दिन, 24 मार्च 2018. सी वाला ऑप्शन होना चाहिए. देखिए एक बार, बराबर है सी ऑप्शन, एकदम जबरदस्त. देखो 8 सवाल बिना केस स्टडी पढ़े. समझ में आ रहा है आपको इंपॉर्टेंस समय बचाने का. रोनित बिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैन बी अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल if eligible to be appointed as independent director, ये तो होना ही चाहिए. he is not related party, ये भी होना चाहिए. only ए बी बोथ. डी 9th वाला डी ए सही एकदम. आईडी भी होना चाहिए और वो एलिजिबल भी होना चाहिए, दोनों चाहिए. एमएमपीएल फाइंड्स 9 सवाल सॉल्व कर लिए. 9 सवाल बिना केस स्टडी के, और क्या चाहिए जिंदगी में आपको. MMPL finds material irregularity in exercise of the powers of the RONIT during corporate insolvency resolution period. Remedy available to MMPL. मटेरियल रेगुलेटरी एक्साइज पावर ऑफ रोनित. रोनित तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था ना, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. फाइल अ कंप्लेंट टू एडजुडिको कंप्लेंट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. कंप्लेंट फाइल बिफोर आईबीबीआई. ये मैं थोड़ा सा सच में कंफ्यूज हूं. क्वेश्चन नंबर 10 में आई गेस इट शुड बी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होना चाहिए. A10 का ए. डी बोला है. अच्छा ये भी मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी. तो ए नहीं आएगा, डी आएगा. अगेंस्ट अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान 10 का हो सकता है. ठीक है. बिना केस स्टडी पढ़े 10 के 10 एमसीक्यू सॉल्व. समझ में आ रहा है. ओके. सपोज प्लान इज, अब डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा. सो प्लीज एक बार केस स्टडी पहले पढ़िए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. फिर डिस्क्रिप्टिव देखते हैं. गो फॉर इट फास्ट. मैं चाहिए तो हाईलाइट करता हूं. आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ में मैं हाईलाइट कर रहा हूं. हाईलाइट्स को भी आप कंसिडर करना, विल बी वेरी इजी फॉर यू. फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला है, तुम्हारी जैसी हालत है जिंदगी में. 5 साल बाद फेलो होता है, पता है ना. बिकमिंग आईपीबी हो गया बोले. रजिस्टर्ड विथ आईबीबीआई हो गया, 10,000 की फीस भर के. चलो बहुत बढ़िया. चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया. राजेश सैनी, क्लोज फ्रेंड ऑफ रुपेश, वॉज हेडिंग दिल्ली ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक. तो रजनीश ने रुपेश के बेटे को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए बोला. 23 लाख का लोन बाकी था. $10 लाख का हाइपोथिकेशन, 5 लाख एक्शनेबल क्लेम. ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का 25 लाख था, पर 10 लाख ही पेडअप था. एक ओखला का प्लॉट था,
को ओन्ड बाय ब्रदर्स था, पर वो इक्विटेबल मॉर्गेज में था, पर वो ब्रदर्स का था ना, इसके लिए कोई सिचुएशन नहीं है। आप अगर खुद केस स्टडी पढ़ रहे हो तो मेरे को म्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं जिनको मेरे साथ पढ़ने की इच्छा है या जिनको मार्क करने की इच्छा है। कोई राम मनोहर को हार्ट अटैक आया, निपट गया बोले। श्याम एंड हिज सन शिवम है मैरिड, नहीं बच्चा हो गया बोले है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मतलब ऐसा कैसे मैरिड नहीं बच्चा आइए। डेटर्स टू द ट्यून ऑफ 12 लैक्स ओवर ड्यू। देखो कोई भी चीज क्वेश्चन में इन्होंने पूछी नहीं, इतना अच्छा केस स्टडी है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया। मतलब केस स्टडी के ऊपर इतने सारे सवाल बन सकते हैं, फालतू सवाल बना के रखे हैं। देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर पीएनबी बोला था, हम सही है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही है। रोनित आईआरपी 30 डेज के लिए, 30 डेज बोला है लेकिन ये 30 डेज नहीं होना चाहिए, गलत है। ये टिल ही बिकम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होना चाहिए, टिल बिकम आरपी। एडवांस मिल चुका है बोले 75,000 का 1 साल के अंदर, इसलिए बात चल रही थी एडवांस की। पब्लिक अनाउंसमेंट भी ठीक से किया बोले, नेम एंड एड्रेस, कॉर्पोरेट डेटर, ये तो पब्लिक अनाउंसमेंट का सेक्शन है ना हमारा, जिसके अंदर वहीं से उठाया ये सब। ही शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोनित एंड नॉट रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, ये भी हमको पता है। चलो बच्चों आप पॉज करके रीड कर लो, हम डिस्क्रिप्टिव सवालों के ऊपर जाते हैं फिर। चलो सपोज, तो मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर आपका बाकी है तो आप पॉज करके रीड कीजिए, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आना। सपोज रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर्ड बाय रजनीश वाज डिलेड in approval by committee of creditor. Ronit further presented the said resolution plan before NCLT after 180 days of insolvency commencement date. What steps shall be taken by NCLT on presentation of resolution plan? What will MMAPL contravene resolution plan which affected an employees to stakeholder? What consequence be there? The liquidation continues the business of MMPL during liquidation process. ठीक है, तो इसके लिए मैं नीचे पढ़ना चाहूंगा आंसर, देखो क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए।
एक बार अगर रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, पास एन ऑर्डर, पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, ऑर्डर के अंदर लिखना है कि किस तरीके से आप रेजोल्यूशन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करोगे, और ये ऑर्डर आपने देना है कॉर्पोरेट डेटर को, ठीक है। फिर इनिशिएशन ऑफ 180 डेज स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर 90 डेज अगर आपको चाहिए तो एक्सटेंशन आप ले सकते हो। फिर एनसीएलटी प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर कंप्लीशन आफ्टर 180 डेज, फिर रेजोल्यूशन कंप्लीट हो सकता है सीआईआरपी प्रोसेस। दूसरा सवाल व्हाट्सएप के बाद, व्हाट एमएमपीएल कॉन्ट्रावेंस रेजोल्यूशन प्लान विच अफेक्टेड एम्प्लॉइज एंड स्टेक होल्डर, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस लिक्विडेटर कंटिन्यू एमएमपीएल ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस। अच्छा, सो दूसरा रेजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेशन कॉन्ट्रावेन अगर हो गया तो ऐसे सिचुएशन में जिनके इंटरेस्ट प्रिजुडिशियली अफेक्ट हुए हैं मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर लिक्विडेशन ऑर्डर, ये लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेजोल्यूशन प्लान कभी भी कॉन्ट्रावेन होता है या कभी भी फेल होता है, इंप्लीमेंटेशन में फेल होता है, या फिर रेजोल्यूशन प्लान आता नहीं है, तो ऐसे केसेस में लास्ट रिसोर्ट लिक्विडेशन ही होता है, ये सबको पता है, ठीक है। हमने क्लास के अंदर पूरे ऐसे 5-6 केसेस निकाले थे जब लिक्विडेशन प्रोसेस होता है। प्लान सबमिट नहीं किया, प्लान डिलेड सबमिट किया, प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, प्लान वर्केबल नहीं है, या फिर क्रेडिटर्स ने रेजोल्यूशन पास कर लिया 66% का, तो आप लिक्विडेशन के लिए जाते हो। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरा हाँ, अगर नोटिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ये देना पड़ेगा लिक्विडेशन ऑर्डर पास करने के बाद में। शॉल बी डीम टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट या लिक्विडेशन का प्रोसेस विल बी डीम टू अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। कंडक्ट ऑफ बिजनेस एमएमपीएल, चल आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, चलो बेस्ट। सो नोटिस ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा, और जितने भी ऑफिसर्स एम्प्लॉयज वगैरह है वो कंपनी के अंदर वर्क नहीं करेंगे जब तक लिक्विडेटर उनको अलाउ नहीं करता। फिर जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। Ronit on examination of sale of property MMPL finds the transaction was made MMPL to Rama Devi in 6 months preceding insolvency commencement days was undervalued. Give the following answers reference to above situation. State validity of the conduct of such a transaction by MMPL to Rama Devi. What will be the consequences when a resolution professional determines such a transaction undervalued and fails to report the same to NCLT? What order NCLT shall pass under MMPL entered into undervalued transaction? क्लियर है। अगर अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन किया गया है पिछले 6 महीने में, तो हमने ऑलरेडी वाइंडिंग अप में भी एक ऐसा प्रोसेस देखा है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर टू बी इनवैलिड वाला, ठीक है। तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। सो वैलिडिटी ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर लास्ट 6 मंथ्स में हुआ है, रोनित शॉल मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन करोगे तो डिक्लेयर सच अ ट्रांजैक्शन एज वॉइड। फेल्योर टू रिपोर्ट द एनसीएलटी फॉर ट्रांजैक्शन, देन इन सच ए सिचुएशन, अगर आप फेल्योर है, अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसको रिपोर्ट नहीं कर पाया, हैज नॉट रिपोर्टेड टू एनसीएलटी, क्रेडिटर मेंबर और द पार्टनर एमएमपीएल एस केस में भी मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। एनसीएलटी इस केस में ऑर्डर क्या पास कर सकता है, इस ट्रांजैक्शन के खिलाफ क्या ऑर्डर पास करेगा? पहले तो एनसीएलटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर उसके बाद में सेक्शन 45 से 48 में ऑर्डर पास कर सकता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, द ट्रांजैक्शन वेस्टेड टू कॉर्पोरेट डेटर को प्रॉपर्टी वापस देने का ऑर्डर पास कर सकता है। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये कर सकता है कॉर्पोरेट डेटर के लिए। रिक्वायर पर्सन टू पे सच सम फॉर बेनिफिट रिसीव्ड, अगर प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं हो सकती तो जितना बेनिफिट रिसीव हुआ है वो रिफंड करो, ये बोल सकता है। या सच अदर ऑर्डर रिक्वायर्स अ पेमेंट एज अ कंसिडरेशन फॉर ट्रांजैक्शन। ये 4 तो हमने ऑलरेडी देखे हैं, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। और देखना आपने कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 328 में भी सेम है, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करके एक सेक्शन है जिसमें 6 महीने पिछले अगर आपने अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो आपको सब रिस्टोर करना पड़ता है विद द पेनल्टी। सेम यहां पे है, एक तो प्रॉपर्टी रिस्टोर करो, प्रॉपर्टी का बेनिफिट रिस्टोर करो, या फिर जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिस्टोर करो, या रिक्वायर सच अ पेमेंट एडिशनल जो ऑर्डर आपका एनसीएलटी पास करेगा। जाते हैं तीसरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर, आ जाइए थर्ड वन।
Discuss legal position and liability of Mr. Sham following given situation. Whether Mr. Sham fraudulently transfer holding of the shares in favor of his sister of rupees 1 lakh within 1 year immediately preceding insolvency commencement date. Mr. Sham takes, एक मिनट मेरे को बुक में से पढ़ना पड़ेगा, कट गया है यहाँ पे, होल्ड. Mr. Sham makes a false entry in the books of accounts of MMPL to defraud the creditor on insolvency commencement date. Sham permitted Shivam to provide information for initiation of CIRP, which is false material particulars, and omit material facts related to books of accounts specified period in the application. तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए. थर्ड वन, सबसे पहले अगर आप डिफॉल्ट वाला सिचुएशन क्रिएट करते हो, पहला सवाल क्या है, होल्ड. Fraudulently transfers in his sister 1 lakh within 1 year immediately preceding insolvency commencement date. ये मतलब वाइंडिंग अप जैसे ही आंसर लग रहे हैं मेरे को सबके सब. अभी अगर ऐसा करता है पिछले 1 साल में 1 लाख ट्रांसफर करता है, दैट इज विच इज मोर देन 10,000 की लिमिट है, then in such a case with the imprisonment for a term which not be less than 3 years but which may extend to 5 year, और 1 लाख का जुर्माना विच में एक्सटेंड्स टू 1 करोड़ तक का, 3 साल से 5 साल की जेल, 1 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना, ये आपको पेनल्टी लग सकता है. क्लियर है सबको? हाँ है ना. दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, मिस्टर श्याम मेक्स फॉल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू डिफ्रॉड द क्रिएटर. फॉल्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जेल है बेटा नॉट लेस देन 3 years विच में एक्सटेंड्स टू कितना, 5 years, एंड 1 लाख विच में एक्सटेंड्स टू कितना, 1 करोड़. तीसरा सवाल है, Sham permitted Shivam information for initiation CRP false and material particulars and omit the material fact. सेम 3 साल से 5 साल, 1 लाख से लेके 1 करोड़, सेम पेनल्टी आएगी. एंड एज पर सेक्शन कमेंसमेंट डेट, डायरेक्टर इन MMPL, जो भी डायरेक्टर या पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको भी जो भी पैसा मिला है वो रिफंड करना पड़ेगा. सच ए डायरेक्टर शॉल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में नॉट बी लेस देन 1 year विच में एक्सटेंड्स टू 5 year एंड फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपी विच में एक्सटेंड्स टू 1 करोड़ रुपी और बोथ. तो ये चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है. 3 साल से 5 साल का सजा और 1 लाख से 1 करोड़ का फाइन. वही अगर ऑफिसर डायरेक्टर वगैरह है तो 1 साल से 5 साल की सजा और 1 लाख से 1 करोड़ का फाइन. तो आप चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव आंसर एक बार वापस पढ़ लीजिए, फिर हम जाते केस स्टडी नंबर 7 पे. हेलो हेलो.
चलो डन। अब इसके बाद में 7वें केस स्टडी के ऊपर जाते हैं। एज यूजुअल केस स्टडी पढ़ने के पहले सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी सवाल नियरली बिना केस स्टडी पढ़े सॉल्व किए जा सकते हैं, तो हमने एग्जाम में भी यही आदत लगानी है, ठीक है। और सवाल पढ़ने के बाद एक अप्रोच बनता है कि मेरे को कौन से एंगल से केस स्टडी को देखना है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर एड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस ऑफ मिस्टर नाजिर। अब नाजिर ने क्या किया अपने को मालूम नहीं, सो पहला जो सवाल है वो केस स्टडी बेस्ड है, सो विल सी कि क्या है। तो दूसरा, अंडर विच प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट ग्रीवियंस ऑफ मिस्टर नाजिर कैन बी एग्जामाइंड। ये भी नहीं पता। अच्छा, सब केस स्टडी बेस्ड ही है क्या? नाजिर 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 नाजिर। एक काम करो, केस स्टडी पढ़ लो सबसे पहले, फिर उसके बाद जाते पॉज कर लो और केस स्टडी पढ़ लो। मेरे को लगता है सभी केस स्टडी बेस्ड है, छोटी सी ही है, फटाफट पढ़ लो 1 मिनट में। फिर मैं हाईलाइट करता हूं कौन कौन से मेन एरियाज है केस स्टडीज में। चलो, जिसका रहा है पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं हाइलाइट्स बोलता हूं। ओके, जिनका हो चुका है आ जाइए। सबसे पहले बोले मिस्टर नाजिर ने कार बुक की थी। हाउ? एक कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, उसने एक TXI मॉडल कार को लॉन्च किया। कंपनी काफी बड़ा था बोले, उसने हर जगह पे मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट की। मुंबई में उस कार की प्राइस थी 6.25 लाख रुपए, 6.25 लाख। क्लियर है? 11 मई को मिस्टर नाजिर ने रतनलाल एंड सन से कार परचेज की, 1 लाख का एडवांस पेमेंट किया। रिप्रेजेंटेटिव बोला कार 3 महीने में मिल जाएगी, राइटिंग में 5 महीने बोले, और व्हीकल की बुकिंग पॉलिसी में लिखा था 6 महीने। उसको फिर जब बाद में पूछा गया 5 महीने के एंड में, तो बोले 6 महीने के एंड तक मिल जाएगा, फिर भी 2 महीने का डिले हुआ। नाजिर अभी कंप्लेन करना चाहता है। कार मैन्युफैक्चरर ये मार्केट में बिग प्लेयर है, मार्केट में उसका बहुत बड़ा शेयर है, मतलब डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में। प्राइस और डिलीवरी, प्राइस हाइक भी किया गया, मतलब जब नेक्स्ट टाइम कार लेने गया तो बोले प्राइस हाइक हो चुकी है, ज्यादा प्राइस पे करो, तो ये भी गलत किया हुआ है। अब नाजिर कंप्लेंट करना चाहता है कि भैया इंटरेस्ट फ्री 1 लाख लिए, प्राइस हाइक कर दिया, जीएसटी का बेनिफिट नहीं दिया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, डिलीवरी पॉलिसी को फुलफिल नहीं कर रहे।
ये सवाल है। तो कंपटीशन एक्ट का स्ट्रेट अवे सवाल है, कंज्यूमर फोरम वाला स्ट्रेट अवे सवाल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपरेंट अथॉरिटी टू ड्रेस ग्रेवियंस ऑफ नाजिर? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, सीसीआई नहीं आएगा। सबसे पहले केस डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कंज्यूमर फोरम में जाएगा। सीसीआई के पास कंपटीशन वाला केस आता है, ये पर्सनल नाजिर का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम वाला केस है, ठीक है। अब नॉर्मली ये चीज कंपटीशन एक्ट में नहीं लिखी है, पर ये कॉमन सेंस है। हाँ, मैं अब स्टूडेंट के मेंटेलिटी से मैं ये नहीं बोल सकता कि स्टूडेंट के लिए कॉमन सेंस है, थोड़े से आप आगे मार्केट में कंप्लेंट्स वगैरह के एरिया पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाला एरिया है, बट ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में अंडर विच प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन, अच्छा इसका आंसर सही है क्या? नहीं तो मैं इतने जोर शोर से बोलूंगा निकलेंगे भलते कुछ तो भी। 1 का ए बराबर है, सही है। उसके बाद में दूसरा वाला, ठीक है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट ग्रीवियंस ऑफ मिस्टर नाजिर कैन बी एग्जामाइंड? प्रोहिबिशन हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कोई सेंस नहीं है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो सकता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन काफी चांसेस है, बिकॉज डोमिनेंट पोजीशन में है एंटिटी। एंटी कॉम्पिटिटिव वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव कॉम्बिनेशन भी नहीं, बी वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बी, दूसरे का आंसर बी सही है, ठीक है। Mr. Nazir stated it is not just an individual issue but also involves large interest of the car buyer who do not have the recourse to effective mechanism against the abuse of dominant position by such a auto manufacturer or anti-competitive buyer. What would be your prime intention in stating so? The car manufacturer's conduct towards him is exploitative. The car manufacturer is imposing anti-competitive terms on him. ये भी है. Car may not conduce you to market its effects large. हाँ, मतलब ये ओवरऑल कंज्यूमर के पक्ष में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। वैसे पहले दो भी बराबर है, पर उसका कहने का मतलब है पूरे इंडस्ट्री और कंज्यूमर के ऊपर असर कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। फोर्थ, लेट मिस्टर नाजिर अप्रोच कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन पर्सन अकॉर्डिंग टू मैटर परटेन्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द मैटर? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए? इज इट डोमिनेंट और नॉट? नहीं। Where is other conduct is abuse you under section 4, ये तो सबसे एंड में सीरीज कौन से ये पूछा है ना, किस सीरीज में होना चाहिए, ये सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए? तो अब्यूज तो हम सबसे एंड में लेंगे ना। रिलेवेंट मार्केट फॉर ऑपरेटिंग, सो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एंटरप्राइज है क्या। सो फर्स्ट प्रायोरिटी सी, फिर हम मार्केट डिफाइन करेंगे डी, क्योंकि मार्केट डिफाइन करने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि उसकी डोमिनेंट पोजीशन क्या है, एंड फिर हम डिसाइड करेंगे अब्यूज है क्या। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अब्यूज आप तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन है तो अब्यूज होगा, लोअर पोजीशन है तो अब्यूज कैसे होगा, इसलिए अब्यूज तो सबसे एंड में। उसके लिए डोमिनेंट पोजीशन के लिए पहले मार्केट पता होना चाहिए कैसा है, इसलिए फिर पहले मार्केट, और मार्केट के लिए पता होना चाहिए कि ये एंटरप्राइज के डेफिनेशन में बैठता है क्या। क्लियर है? सो एक बार आप वापस चेक कर लो, मैं भी चेक करता हूं। आंसर सी डी ए बी बराबर है, ठीक है। सी डी ए बी मेरे को जो लग रहा है वही आंसर है, आप एक बार वापस चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगला, अब ये मैं बुक में से पढ़ता हूं, मेरे इसमें कट चुका है। Mr. Nazir approached the commission to give grievance. You are a person in commission to take a decision on a matter according to the matters of vertical restraint. What would be your sequence of analysis of the matter? ठीक है, क्या सीक्वेंस हो सकता है एनालिसिस ऑफ मैटर का, इसके लिए मैं देखता हूं। मेरे इसमें कट चुका है। वर्टिकल इंटीग्रेशन वाला है ना, आई गेस पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन है क्या, ये डिसाइड करना चाहिए। सो बी, फिर सी होना चाहिए, नहीं डी होना चाहिए, फिर सेकंड वाला नहीं, एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली दिस इज सेकंड। फिर
बी ए एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग कोई इश्यू है क्या, ये देखना चाहिए ऑब्वियसली. सो तीसरा एंड फिर चौथा सी आएगा. बराबर है, बराबर है. एक बार देखना, चेक करना पांचवे का क्या सीक्वेंस है. बी बराबर है ए डी, बराबर है. ठीक है. सो फिफ्थ का आंसर रहेगा बी ए डी सी. ठीक है, चलो बी ए डी सी. सिक्स का, इफ यू थिंक delineated or relevant market is necessary to examine the fact of the case, then what would be the relevant market in the case? तो ऑब्वियसली रिलेवेंट मार्केट इस केस में पैसेंजर कार, डीलरशिप सर्विस, पैसेंजर कार, मोटर व्हीकल, नॉन कमर्शियल. आई गेस पैसेंजर कार इज द रिलेवेंट मार्केट, क्योंकि हम पैसेंजर कार के ही रिलेवेंट मार्केट के अब्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. सो ए वाला आंसर क्या है, ए. बराबर है. Mr. Nazir submitted XMC Private Limited a dominant market player in relevant market. If you agree with his submission, what would be reasoning? Market share is the largest. Dominant के लिए ना. Competitors XYZ are lesser financial strength. Known brand, consumer are depend. इकलौता कंपनी है, मार्केट इज लार्जेस्ट बोल सकते हैं हम, लेकिन ऐसा बोला नहीं है लार्जेस्ट है. इट इज वन ऑफ द गुड कॉम्पिटिटर्स बोला है. नॉन ब्रांड से तो डोमिनेंट पोजीशन नहीं हो सकता. लार्जेस्ट हो सकता है, लेसर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी नहीं हो सकता. सो एक तो ए हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है. आई गेस एक जगह पे हमने पढ़ा है कि बहुत सारे लोग इसको एडवांस देके इसके ऊपर डिपेंड है, इसके कार्स के ऊपर. सो ए या डी में से कुछ हो सकता है. ये कंफ्यूजिंग है, काफी कंफ्यूजिंग सवाल है, इसको स्टार मार्क करके रखना. अब इन्होंने जो आईसीआई ने बोला है वही मानना पड़ेगा. आईसीआई ने डी बोला है तो हम भी डी ही बोलेंगे. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना. फिर एट्थ वाला ऐसे डी बोला है ना. हाँ, एट्थ. गिवन द फैक्ट ऑफ XMC लिमिटेड, Mr. Rasanlal son with each other have delayed the delivery of the booked passenger car, Nazir. It cannot be case of cartelization. What would be a possible reason? In exclusive agreement, XMC and Ratanlal does not reveal any agreement XMC and any other car manufacturer fixing the price. ये कार्टेलाइजेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी दूसरे कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कार्टेलाइजेशन के लिए सबका एसोसिएशन होना चाहिए. एसोसिएशन को कार्टेलाइजेशन बोलते हैं, और जब वो प्राइस फिक्स करते हैं. यहां ना ही एसोसिएशन है और ना ही उन्होंने मिलकर प्राइस फिक्स किया है. सो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या पूछा है, देखो सवाल पूछो, कैन नॉट बी अ केस ऑफ कार्टेलाइजेशन. क्यों ये कार्टेलाइजेशन का केस नहीं है? बिकॉज दे आर अदर विथ, मतलब ऐसा नहीं है, डज नॉट रिवील द एग्रीमेंट विद द अदर कार मैन्युफैक्चरर. ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है दूसरे कार मैन्युफैक्चरर से प्राइस फिक्सिंग का. सो आई गेस सी नहीं, बी होना चाहिए. एट्थ का बी बराबर है, एट्थ का बी है. ठीक है. नाइन्थ, इन द केस ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ordered that Mr. Nazir should approach to appropriate forum, what would be your reaction? Rightly order तो नहीं हो सकता appropriate forum के लिए. should be challenged हो सकता है, क्योंकि appropriate forum ही CCI है. CCI को अपील करना नेसेसरी है, वही appropriate forum है, तो ये चैलेंज कर सकते हैं. that you failed to address the grievance since the grievance of an individual consumer ये redressal of consumer forum नहीं, because dominant position वाला abuse है बेटा, तो ये B वाला ही आंसर होना चाहिए. none of above का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो B वाला आंसर होना चाहिए. देखते B है. नाइन्थ का A है. क्या बात कर रहे हो? do not raise any competition concerns बनते, उन्होंने A दिया है आंसर. कैसे? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वाला केस है, तो कंपटीशन कमीशन नहीं हैंडल करना चाहिए ना. इस केस में लॉजिक अलग है. हाँ बच्चों, ये लॉजिकली चैलेंजिंग है. उन्होंने ए आंसर बोला है, मेरे हिसाब से बी आना चाहिए. अब पता क्यों नहीं. अब आपने ए ही लिखना अगर ये केस स्टडी पूछा जाए तो. मेरा भूल जाना, मैं आपको मार्क्स नहीं देने वाला. पर लॉजिकली अब्यूज का केस है तो सीसीआई नहीं एंटरटेन करना चाहिए. पता नहीं क्यों, क्या लिखा है उन्होंने. 10th वाला, if you think that XMC Private Limited has abuse of dominant position, then which of the following conduct of XMC Private Limited is abused in the section 4 of the Competition Act? Not giving delivery of the booked car in the assured time, precedent, not pass a benefit of tax deduction consumer. Actually सभी अब्यूज होने चाहिए. इन्होंने क्या आंसर दिया? D answer, none of the above. Abuse of dominant, which of the following conduct of XMC is the abuse under section? Actually not delivering the book car सभी abuse logically मेरे हिसाब से होने चाहिए, पर इन्होंने none of दिया है, तो हमको none of the above देखना पड़ेगा. Do you think that the concerns raised by Mr. Nazir can be examined through the provision of the Competition Act? If yes, explain the step in which matter can be examined. बिल्कुल हो सकते हैं Competition Act के थ्रू.
अब ये बोल रहे हैं इनिशियली नहीं हो सकते बिकॉज कंज्यूमर फोरम वाला ये सबसे पहला कंप्लेंट है, ठीक है। और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अगर ये है, अगर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के हिसाब से जाए, फर्स्ट रिलेवेंट मार्केट डिफाइन करना पड़ेगा, डोमिनेंट पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा रिलेवेंट मार्केट में, फिर उसके बाद में हम एंटरप्राइज, प्रोडक्ट मार्केट, जोग्राफिक मार्केट, रिलेवेंट मार्केट, फिर डोमिनेंस असेस करेंगे, असेसमेंट ऑफ अलिज कंडक्ट। ये तो हमने पहले ही स्टेप्स दिखाए थे ना, वो जो हमने BACD वगैरह किया था उसी वक्त हमने ये देखा था ऑलरेडी क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो सवाल तो ये रिपीट कर रहे हैं। दूसरा सवाल, डू यू थिंक दैट नॉट गिविंग डिलीवरी ऑफ द बुक कार विद एन अश्योर्ड टाइम विद इट enabling the provision in the booking form tantamounts to imposition of unfair condition and revision of the price of the vehicle booking। एक मिनट मेरे इसमें कटा है, मैं इसको पढ़ता हूं। Relates to the Competition Act, अनफेयर प्राइसिंग तो है ऑब्वियसली नाजिर की सिचुएशन में ही है। For in commercial considering the market, if the market is competitive in price, wiped out long run, no intervention of competition authority is required. However, the company raised the price after negotiation with consumer, it can be challenged on the appropriate forum। ये कंसर्न तो हो सकता है, प्राइस अगर आपने चेंज की है बुकिंग के बाद में तो ऑब्वियसली कंज्यूमर फोरम में चैलेंज किया जा सकता है, पर एंटी कॉम्पिटिटिव उन्होंने नहीं माना है। मेरे हिसाब से अब्यूज होना चाहिए लॉजिकली, पर उन्होंने नहीं माना है तो कुछ कर नहीं सकते, आपको उनके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेवेंट मार्केट, स्टेट द प्रोविजन। रिलेवेंट मार्केट और रिलेवेंट जोग्राफिक मार्केट, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट पता है ना, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट टी और कॉफी, ठीक है, टी की जगह कॉफी, कॉफी की जगह टी। रिलेवेंट जोग्राफिक मार्केट सब्जी मंडी, ठीक है, सब्जी मंडी दिल्ली में लक्ष्मीनगर सब CA के क्लासेस एक जगह पे, पूना में प्रेस्टीज पॉइंट, सब CA के क्लासेस एक जगह पे। सो दीज आर रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट एंड रिलेवेंट जोग्राफिक मार्केट। सो रिलेवेंट मार्केट के लिए कंडीशन आपने याद रखना, ठीक है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। यहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ लीजिए फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। हेलो हेलो।
चलो डन। यहाँ पे आपके सभी केस स्टडी के सेशंस जो है वो यहाँ पे होते हैं खत्म। इंस्टीट्यूट ने एक 77 पेजेस का आई गेस नोट्स रिलीज किया है रिगार्डिंग केस स्टडी। इसके बारे में मेरा फिलहाल कोई प्रॉमिस नहीं है कि ये मैं लूंगा या नहीं लूंगा, हालांकि मैं ट्राई करूंगा इसको लेने का। फिर फिलहाल कोई प्रॉमिस नहीं है बिकॉज बाकी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पहले कंप्लीट करनी है। 7-8 घंटे का डेली रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऑडियो रिविजन्स देने हैं और साथ साथ में क्वेरीज डेली 100 से 150 क्वेरीज सॉल्व करने होते हैं। सो वी कैन नॉट प्रॉमिस राइट नाउ, पर अगर होता है तो जरूर मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दर्शन खरे, ओवर एंड आउट। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, टेक केयर।